हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस की थी और उसके अलावा आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ कंपाउंड हैव क्यूबिकल यूनिट सेल। तो हमारे पास दिया हुआ है, जो यूनिट सेल दिया हुआ है वो कैसा यूनिट सेल है? क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है। एक्स एटम्स आर फाउंड एट 6 कॉर्नर। एक्स एटम जो है उसका पोजीशन है 6 कॉर्नर पे। अब जैसे क्यूबिकल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल। ये रहा आपका क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है। एक्स एटम्स आर फाउंड एट 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर पर, वैसे तो 8 कॉर्नर है, अमॉन्ग 8 कॉर्नर ओनली एट 6 कॉर्नर्स एक्स एटम आते हैं। तो 6 कॉर्नर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉर्नर पे एक्स एटम है। और आपको पता है कि जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो किसी भी कॉर्नर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, है ना? तो 1/8 कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। और कितने एटम दिए हुए हैं कॉर्नर पे? कॉर्नर पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं? वो है आपका 6। तो 1/8 × 6। बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका x। अब आगे क्या लिखा हुआ? एंड y एटम्स आर फाउंड एट रिमेनिंग कॉर्नर एंड एट फेस सेंटर व्हिच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। y का जो पोजीशन दिया हुआ है वो y इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो रिमेनिंग कॉर्नर है, रिमेनिंग 2 कॉर्नर जो हमारे पास है उसमें क्या है? y एटम। इसके अलावा फेस सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर पर, रिमेनिंग अपोजिट फेस सेंटर पर, रिमेनिंग कॉर्नर पे और अपोजिट फेस सेंटर पे दिया हुआ है। अब फेस सेंटर जैसे मान के चलिए आप ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाले फेस का अपोजिट क्या हुआ? नीचे वाला फेस। तो यहाँ पे एटम है। ये जो बगल वाला फेस है, साइड वाला फेस, इसके साइड अपोजिट साइड वाला फेस ये साइड है, यहाँ पे एटम है। बहुत अच्छा। पीछे वाला जो फेस है, पीछे वाले फेस के आगे वाले फेस में के अपोजिट आगे वाले फेस में क्या है? एटम है। बस 6 फेस में से 3 फेस पर क्या है? एटम है। अब हर एक फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी यहां पर हमें y लिखना चाहिए, y। तो पहली बात हमने कहा कि 2 कॉर्नर पे एटम है। 2 कॉर्नर का मतलब होता है 1/8 × 2 प्लस, और हर एक फेस पे तो नहीं है एटम, 3 फेस पर है, 3 फेस पर एटम है। और हर एक फेस पर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हर एक फेस पर, जैसे सपोज ये फेस है और इस फेस में एटम है, तो हाफ एटम जो है फेस के क्या होगा? फेस के अंदर होगा और हाफ एटम फेस के ऊपर होगा। ठीक, इसको यूं समझ सकते हैं कि फेस पे जो भी एटम होता है वो हाफ इनसाइड द क्यूब एंड हाफ आउटसाइड द क्यूब होता है। बहुत अच्छा। तो हाफ इंटू 3। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड जेड एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड रिमेनिंग फेस। अब बॉडी सेंटर में जेड एटम, यानी एक एटम, बॉडी सेंटर का मतलब हुआ एकदम क्यूब के बीच में, क्यूब के बीच में एक एटम है। तो क्यूब के बीच में एक एटम है और कहां पे है? एंड रिमेनिंग फेस।
3 फेस हमने यूज कर लिया है, बाकी बचे 3 फेस, तो बाकी 3 फेस पर भी एटम है। अगर मैं क्यूब के बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर पर कंप्लीट पूरा एटम होता है। जैसे सपोज ये क्यूब है, तो इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर, इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर पूरा का पूरा क्यूब इसके अंदर में बीच में मिडिल में होगा। तो मिडिल में जो हम कंट्रीब्यूशन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, तो y बराबर z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 1 पूरा का पूरा 1 प्लस हाफ, बॉल हाफ फेस सेंटर पे होता है हाफ, तो हाफ इनटू कितने फेस, 3 फेस, तो 3। क्लियर है? यानी कि जो आपका फार्मूला होगा, पहला क्वेश्चन यही है आपका कि कैलकुलेट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x 1/8 इंटू 6 यानी क्या हो जाएगा 3/4, है ना, 3/4। y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2/4 2/8 यानी 1/4, 1/4 प्लस 3/4 3/2, 1/4 प्लस 3/2। बहुत अच्छा। और z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3 यानी 1 प्लस 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो गया 3/4, y हो गया 1 प्लस 6 यानी 7/4, और z कितना हो जाएगा, z विल बी इक्वल्स टू 2 और 3 5/2। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। इसको हम और इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x 3/4, y 7/4 एंड z यहाँ पे 5/2 है। अब z यहाँ पे 5/2 का है, तो अगर हम सिमिलर लिखना चाहें, जैसे 3/4 7/4 है, उसी के टर्म में लिखना चाहें, हम इसको लिख सकते हैं 10/4, 5/2 को हम 10/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंपल रेशियो, सिंपल होल रेशियो में लिखना चाहें, तो सिंपल होल रेशियो में क्या लिख सकते हैं, x3 y7 z10, x3 y7 z10। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, x3 y7 z10। तो दिस इज द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? आपके पास दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब डेंसिटी पहला हमें पूछा है ग्राम पर सीसी में, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन एमयू पर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, करते हैं। ठीक है, आपका जो फार्मूला आया है x3/4 इस तरह से। तो आपका जो फार्मूला आया है वो ये आया है। ठीक, हाँ, सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, देखिए डेंसिटी निकालने का हमने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया था। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू किसके टर्म में, ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी में अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, Z यूनिट यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू m मोलर मास अपॉन Na एवोगाड्रो नंबर अपॉन a क्यूब मतलब एज लेंथ का क्यूब। तो ये होता है हमारा डेंसिटी का फार्मूला।
अब यहाँ पे z की बात करते हैं, z इंटू एम है ना अपॉन एन ए। तो z इंटू एम क्या है बेसिकली नंबर ऑफ एटम इंटू मोलर मास। अब जैसे आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास, एमयू में दिया हुआ है आपको एटॉमिक मास। आपको पता होगा अगर आप मोल कंसेप्ट का बेसिक चीज जानते होंगे कि 40 एमयू अगर एटॉमिक मास है तो उसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम होता है। तो अगर हम इसको जैसे x हमें क्या आया है 3/4 आया है, x हमें 3/4 आया है, y 7/4 आया है। तो x को लिखिए आप, x आपका आया है 3/4 यह है नंबर ऑफ एटम इनटू m क्या है मास 40। ये ग्राम एमयू में है, हम ग्राम में बात कर रहे हैं ग्राम में। ये जैसे 40 एमयू एटॉमिक मास है तो 40 ग्राम क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। क्लियर। प्लस 7/4 इंटू 7/4 इंटू y कितना है 60, y का मास कितना है 60 प्लस 10/4 इंटू z का मास कितना है, z का मास हमें है दिया हुआ 80 एमयू 80 सॉरी 10/4 इंटू 80। तो ये तो आपको आ गया क्या z इंटू एम और अपॉन क्या है z इंटू एम अपॉन एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो इस तरह से आपको आ गया ये z इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन ये ए क्यूब। ए क्या है एज लेंथ है और एज लेंथ आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम। और चूंकि ग्राम पर सीसी में आपको निकालना है तो हमको क्या करना है जो 2 एंगस्ट्रॉम है उसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में क्या होता है 2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर है ना। मीटर में होता है 10 to the power -10 मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दिस अपॉन 2 into 10 to the power माइनस कितना -8। और ये जो वैल्यू आएगा हमें कैलकुलेशन के बाद वो हमें कितना में आएगा वो आएगा ग्राम पर सीसी। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप फाइनली आंसर मिलेगा। जो फाइनली आंसर आता है वो आएगा 69 पॉइंट, हमारे पास आंसर है 69.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वैल्यू आता है। बहुत अच्छा। अब जैसे कि हमने दूसरा पार्ट पूछा था आपको क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट हमने पूछा है कि एमयू पर एंगस्ट्रॉम में बताइए। एमयू पर एंगस्ट्रॉम में भी हम निकाल सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है डेंसिटी, ये तो था ए पार्ट और ये है बी पार्ट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। अगर हम एमयू में निकालना चाहते हैं तो z इंटू स्मॉल m अपॉन ए क्यूब। ये होता है फॉर्मूला एमयू पर एंगस्ट्रॉम का क्यूब। अच्छा ठीक है। z फिर से वही बात 3/4 इंटू m क्या है यहाँ पे एमयू में है 40 एमयू है ना। हमने उस समय ग्राम में लिया था, इस समय 40 एमयू हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्या है ये एटॉमिक मास है। तो z हो गया आपका कितना x के लिए 3/4 इंटू m कितना है दिया हुआ है 40 प्लस y के लिए 7/4 इंटू 60 प्लस z के लिए वो है 10/4 इंटू 80 z इंटू एम आ गया अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब क्या है एज लेंथ का क्यूब।
और ए आपको एंगस्ट्रॉम में दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 2 एंगस्ट्रॉम, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली जो वैल्यू आता है 41.875 AMU पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 41.875 AMU पर एंगस्ट्रॉम हमारे पास आंसर है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, इतना ही आएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा। एक और चीज जो बच जाती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई के अंदर और नीट में भी, कि नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर होता है वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब पूछा जाता है कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होता है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम समझेंगे। हाँ, तो क्यूबिक यूनिट्स हम बात कर रहे थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, जो नियरेस्ट नंबर ऑफ नेबर होते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा भी था। तो हमने देखा था कि जैसे सपोज मैं इस एटम के रेफरेंस में देखता हूँ, मान लीजिए आप इस एटम के रेफरेंस में हम देखते हैं, तो आपको पता है जैसे कि ये सेल एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर में भी एक यूनिट सेल होगा, इसके आगे भी एक यूनिट सेल होगा, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में भी यूनिट सेल होगा, लेफ्ट साइड के आगे भी यूनिट सेल होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसके राइट साइड में जैसे नजदीक, सबसे नजदीक में एक एटम है, ये नियरेस्ट नेबर एक एटम ये है, इसके अपोजिट साइड में एक दूसरा एटम इधर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके ऊपर एक एटम होगा जो कि ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, और एक नीचे एटम है जो कि एक एटम जो कि इसके पीछे है और एक एटम आगे होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या निकाला था, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था 6, बहुत अच्छा। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये तो हो गया नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्वल्स टू 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। बहुत अच्छा। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वो कितना है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर से मेरा मतलब है कि जो सबसे नजदीक में एटम है उससे थोड़ा सा दूरी पे, अब इससे थोड़ा सा दूरी पे कितना दूरी पे है, ये तो हमने देखा कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पे है, मतलब हमने जो निकाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब आया है, जब डिस्टेंस क्या है ए है, जब डिस्टेंस ए है तो ये आया। ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब है हमारा जब डिस्टेंस क्या हो, ये वाला डिस्टेंस, जैसे कि ये थोड़ा ए से ज्यादा दूरी a√2 पे है, a√2 यानी डायगोनली हम चलेंगे। तो अब पहले इसको रब करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये एक सिंपल क्यूबिक है स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें देखें कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है पहला, तो ये है। इस तरह से डायगोनली अपोजिट एक यूनिट सेल इधर होगा, उसमें भी यहाँ पे एक होगा,
है ना। उसके अलावा ये तो हो गया आपका इधर और इधर। इसको ज्यादा क्लियर समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक और यूनिट सेल साइड में बनाइए। एक और यूनिट सेल हम बनाते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, तो ये रहा एक और यूनिट सेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डायगोनली इधर एक हमने देखा आइटम, एक दूसरा आइटम कहाँ है डायगोनली अपोजिट, यहाँ पे दूसरा है। इसी तरह इसके डायगोनली एक आइटम यहाँ पे है और इधर डायगोनली एक आइटम यहाँ पे। तो 4 आपने देखा इस प्लेन में, 4 जैसे इस प्लेन में आया है वैसे ही 4 इस प्लेन में भी आएगा। अगर बोर्ड के प्लेन में ऐसे यूं कट करें 4 इस प्लेन में भी आएगा। कैसे? एक तो ये हो गया, दूसरा ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। मुझे 4 यूनिट सेल बनाना पड़ेगा 3D में, तभी जाके आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एक यहाँ एक ऊपर वाले यूनिट सेल में। जिस तरह से 4 इस प्लेन में आया है, 4 नेक्स्ट नियरेस्ट इस प्लेन में आया है, उसी तरह से अगर B से कट करें तो इस प्लेन में भी 4 नियरेस्ट नेबर आएगा, एक यहाँ एक ऊपर एक उधर एक नीचे। तो कुल मिला के कितने आएंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर? ये नेक्स्ट नियरेस्ट जो आएंगे a√2 डिस्टेंस पे जो आएगा वो हमें कितना आएगा? 8 आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको विजुअलाइज करना होता है। और ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो आपको विजुअलाइज जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन में आप इमेजिंग भी करें और 3D में विजुअलाइज भी करें, ठीक है। और अपने आप को प्रैक्टिस में डालें कि ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर का कितना होगा, ये आप मन ही मन कैलकुलेट करते रहें हर यूनिट सेल के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। जैसे कि सपोज एक यूनिट सेल लेके बनाते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके हर एक कॉर्नर पर तो एटम है ही, है ना। हर एक कॉर्नर पे एटम है और हर एक कॉर्नर पे जो एटम है उसके अलावा एक और एटम है जिसको हम कहाँ रखते हैं? बॉडी के सेंटर में, यानी ठीक इसके सेंटर में, यानी इसके अंदर में एक एटम होगा और इसके अंदर में जो एटम होगा वो पूरा का पूरा एटम होगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं फेरस, है ना। फेरस हो गया या Na सोडियम। इसका जो शेप होता है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC टाइप का होता है। ऐसे जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसको शॉर्ट में BCC भी बोलते हैं। अब सबसे पहले आता है बात इस यूनिट सेल में, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जैसा कि हमने देखा था पिछले यूनिट सेल में, एज जो हमने सिंपल क्यूबिक देखा था उसमें एज एक दूसरे को टच कर रहा था, है ना। एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है, इसमें ये दोनों एटम जो एज पे है एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है आपको समझाते हैं। इसमें जो ये 4 एटम है वो एक प्लेन में है। ये 4 एटम, अब इसको इस तरह समझिए, ये 4 एटम है। ये जो बीच वाला एटम है इसके ऊपर में यहाँ पे इस डिप्रेशन में रखा हुआ है, यहाँ जो बीच में गैप है इसके ऊपर रखा हुआ है।
ये 5th एटम, और इसके ऊपर तो ये एटम है, उसके बाद फिर ये जो 4 एटम है उसके ऊपर से रखा हुआ है ना? तो कुछ इस तरह से ये हो गया आपका 4 एटम, इसके ऊपर में है ना, और फिर इसके ऊपर में एक लेयर है, इसके ऊपर में भी ये एटम, मतलब इसमें 3 लेयर अगर हम दिखाएं आपको तो एक हो गया 4 एटम वाला लेयर, फिर इसमें बीच में एक बॉडी सेंटर है, फिर 4 एटम है ऊपर से। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि बताइए कि नंबर ऑफ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी, तो आप क्या बोलोगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 4 एटम नीचे है, 4 एटम ऊपर है, और सब टच कर रहे हैं किससे, बॉडी सेंटर में जो रखा हुआ है एटम उससे। तो इस लैटिस पॉइंट से ऊपर और 4 नीचे कितने हो गए टोटल, नियरेस्ट नेबर 4 ऊपर 4 नीचे 1। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज 8। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, 8। यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्नर पे एटम लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड at body center and at body center, मतलब जो लैटिस पॉइंट है वो कहाँ का है, कॉर्नर पे है, और कहाँ है, बॉडी के सेंटर में। क्लियर? इस अरेंजमेंट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझें, ये जो 4 नीचे वाला जो आप एटम देख रहे हैं, यानी कि जो नीचे वाला बॉटम लेयर, बॉटम पार्ट में जो 4 एटम है उसका हम फिगर बनाएं कुछ ऐसा हो। ठीक है, और ठीक इसके ऊपर में बॉडी के सेंटर में ये जो बीच वाला डिप्रेशन है, ठीक इस बीच में एक एटम बॉडी के सेंटर में, या इसको दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरली समझे में आएगा। ठीक, अब ये जो बाकी 4 एटम है वो ठीक इसके ऊपर है। अब इसके ऊपर हम बनाएं आपको तो दिखेगा नहीं, आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर में 4 एटम और, तो इस तरह से जो यूनिट सेल बना है वो क्या है, बीसीसी यूनिट सेल। ये 4 एटम ऊपर वाले, मतलब ये जो मिडिल वाला एटम है जो बॉडी के सेंटर में है, वो 4 नीचे वाले एटम, वो 4 ऊपर वाले एटम से टच में है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। 4 नीचे 4 ऊपर, कितना, 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया 8। अब अगला क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है, आपने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो अब ये बताओ कि क्या ये एटम एक दूसरे से टच में है? जी नहीं। पिछले वाले केस में जो हमने बताया था आपको सिंपल क्यूबिक, उसमें जो एज पर लैटिस पॉइंट होते थे, जो एटम होता था वो एक दूसरे को टच करता था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं करता। आप लिख सकते हैं लैटिस पॉइंट आर नॉट टचिंग each other. Lattice point are not touching each other along the edge, along the edge के along लैटिस पॉइंट टच नहीं करता एक दूसरे को।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। In order to calculate packing efficiency, I must have to evaluate the relationship between edge length, that is A, and radius R of the sphere. तो हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसा कि अगर हम बात करें, ये अगर एज ए है तो आपको पता है ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है, ये भी एज ए होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो आपने कहा कि ये लेंथ है ए रूट टू, ये लेंथ क्या है, ए है। अब आप एक और डायगोनल के बारे में सोचिए, जो इस क्यूब का क्यूबिक यूनिट सेल का डायगोनल है, मतलब इस कोने से इस कोने में मिलाता हो। ये जैसे कि आप ले लीजिए, I'm talking about this diagonal, आपको दिख रहा है ब्लू कलर, ये जो है वो ये क्या है, ये डायगोनल ठीक मिडिल से निकले हुए जा रहा है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मैं देखूं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल को हम आपको इधर दिखाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। अब यहां पे ये लेंथ आपका ए रूट टू है, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये लेंथ है ए रूट टू, ये जो परपेंडिकुलर है ये है ए। अब इजीली ये लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए रूट टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर यानी 3 रूट 3a ये आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया ये जो डायगोनल है वो कितना है, वो रूट 3a। और आपको पता होगा, मैंने जो जैसे बताया आपको कि ये जो एटम्स है ये एक दूसरे को टच तो नहीं करते, लेकिन डायगोनली ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो जो आपको डायगोनल पोजीशन में जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पे एटम है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटम। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको और अच्छे से बनाए इधर, तो नीचे आप देख सकते हैं ये फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ। ये लेंथ आपने कहा, ये लेंथ है रूट 3a, और ये रूट 3a जो है, अगर मैं ये बोलूं कि ये 2r प्लस r, ये r है, ये 2r है, और ये फिर r है, यानी कि r प्लस 2r प्लस r यानी 4r। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 4r होगा वो 4r क्या होगा, रूट 3a के बराबर। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा, यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं या a का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर a का वैल्यू निकालना चाहे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r बाय रूट 3। ठीक, अगर इतना पता चल गया हमको, हम इजीली अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट्स। मैं इधर रब करता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ
BCC यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? दिस इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे साइड में करते हैं कि इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है। तो यहाँ पहले साइड में कर लीजिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन BCC। एक एटम जो इनसाइड द क्यूब है वो पूरा का पूरा है, यानी 1 प्लस 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे है एटम। तो 8 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर है, कितना आ गया? 1 + 1 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो नंबर ऑफ एटम यानी 2 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2 स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इक्वल टू into 4/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू r क्यूब अपॉन a का वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला है कितना? 4r/3 का क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तब जो ये वैल्यू आएगा वो आएगा परसेंटेज में 68%, नियरली 68% आता है। यानी कि पता क्या चला कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है BCC का, BCC यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है? 68%। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने सिंपल क्यूबिक के लिए देखा था वो 52% था, जबकि पैकिंग एफिशिएंसी जो BCC के लिए है वो 68% है। यानी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी BCC का होता है वो ज्यादा होता है किससे? सिंपल क्यूबिक्स। क्लियर? एक और चीज हम इसमें निकालना चाहेंगे कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, साथ ही साथ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, है ना? ये दोनों निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। लेकिन अगर पूछे कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना होगा, तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा? ये वाला आइटम नहीं होगा जो इसके साथ है, इससे जो दूरी पे है ना, इससे जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, जैसे सबसे नजदीक में ये आइटम है। अब दूसरा आइटम जैसे कि एक और क्यूब होगा तो उसके साथ जैसे BCC यहाँ पे है, यहाँ पे भी आइटम होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और इस तरह से जब आप 3D में वीडियो विजुअलाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि एक क्यूब के चार ऊपर 4 नीचे जो भी BCC बॉडी सेंटर में है वो सारे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेंगे। कितने होंगे? 8। ठीक, तो हालांकि हमने एक बता दिया आपको सिंपल क्यूबिक के लिए, आप खुद से विजुअलाइज करके निकाल सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट BCC यूनिट सेल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेडिंग आ रही है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि जो CCP यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है। पहला, फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक
और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। तो हेडिंग डालिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहां पर एक लैटिस बनाते हैं। सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से होता है ये लैटिस क्वांटिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक क्यूरा बनाने जा रहे हैं हम। अब इस क्यूब के अंदर इस क्यूब में हर एक कॉर्नर पे एक एटम है, यानी कि हर एक कॉर्नर पे एक स्फीयर है। हर एक कॉर्नर पे एक स्फीयर है और इसके अलावा इसमें बॉडी के सेंटर में नहीं है। कहाँ है? बॉडी सेंटर के अलावा हर एक फेस पर है, यानी फेस के सेंटर में है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला फेस, इसके फेस सेंटर में एक एटम है। एक दूसरा बॉटम पे जो फेस है उस पर भी एक एटम। ये जो राइट साइड में फेस है उस पर एक एटम। जो लेफ्ट साइड में फेस है उस पर भी एटम है। जो पीछे फेस है उस पर भी एटम है और जो आगे फेस है उस पर भी एटम। यानी कि हर एक फेस पर एटम है और हर एक कॉर्नर पे। और इस तरह का जो यूनिट सेल होता है इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो फिगर है वो किसका है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। फर्स्ट लिखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके जो एग्जांपल होते हैं जैसे AU गोल्ड, इसका जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? CU है कॉपर, इसका जो शेप होता है किस तरह का होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। या इसके अलावा और भी एग्जांपल है जैसे कि सिल्वर, इसका भी शेप कैसा होता है? यानी सिल्वर कॉपर और गोल्ड, इसका शेप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जैसा होता है। अब जैसे कि हमने बात की इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कॉर्नर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और जो फेस के सेंटर पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। हमने देखा था कैसे, हमने इससे पहले भी कैलकुलेट की थी कि जो फेस के सेंटर पे होता है एटम आधे तो बाहर होता है, आधा यूनिट सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? हाफ। तो अगर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा? कॉर्नर पे 8 एटम है तो 8 इंटू 1/8 प्लस हर एक फेस पर आधा आधा एटम है तो हाफ इंटू 6 फेसेस हैं तो इंटू 6 कितना हो गया? 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4। यानी कि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है? वो 4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जी हाँ,
कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप, ये जो यूनिट सेल है इसमें 4 एटम, तो इस प्लेन में 4 एटम जो फेस के सेंटर पे है उसके साथ टच में है, यानी उसके नजदीक में है। नियरेस्ट नेबर की बात करें तो नियरेस्ट नेबर इसके 4 हो गए इस प्लेन में। अब 4 एटम आप इस प्लेन के बारे में सोचिए, वो ये आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा प्लेन? आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन जस्ट मिडिल ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के मिडिल में जो है उस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट सेल के मिडिल में जो प्लेन होगा कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 एटम है। तो इस प्लेन में ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर अगर हम इस एटम के रेफरेंस में देखें तो 4 एटम नीचे, 4 इस प्लेन में और 4 जस्ट इसके ऊपर। अब इसको यूं समझ सकते हैं कि ये एक एटम है जो कि फेस सेंटर्ड वाला है, और फेस सेंटर के ऊपर में 4 एटम 1 2 3 एंड 4। यहां पे नीचे भी 4 एटम है 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे जो 4 एटम है दिखा तो कैसे 1 2 3 एंड 4। मतलब आप देख सकते हैं कि एक प्लेन तो ये हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया और ये तीसरा प्लेन हो गया। ये समझ में नहीं आया होगा आपको? आप इस फिगर्स को इसमें कंपेयर कीजिए तब समझ में आएगा। ये चार एटम ये नहीं दिखा रहा है, ये 4 एटम ये मिडिल वाला है, ये यहाँ पे बीच में एफसीसी और लैटिस है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 4 एटम है, ये 4 एटम मैंने ये नीचे मिडिल में जो है वो दिखाया हमने, और 4 एटम इसके ऊपर वाला जो प्लेट यूनिट सेल होगा उसमें होगा। मतलब साफ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 those atoms which are in this plane। मतलब इस प्लेन में जो 4 एटम है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर ये फेस सेंटर्ड एटम है, फेस सेंटर्ड लैटिस है, तो इसके 4 नीचे 4 ऊपर और 4 इस प्लेन में, तो कुल कितने एटम होंगे? 14 सॉरी 12। 4 4 8 और 4 12 12। What is the coordination number of FCC lattice? This will be 12. The coordination number of FCC lattice will be 12. Clear? अब अगला क्वेश्चन बनता है कि what is the packing efficiency of FCC lattice? ये आपने लिखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक का हमने देखा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट की, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं क्या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एफसीसी लैटिस के बारे में। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे एफसीसी के बारे में, एफसीसी में हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे क्या कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत होगा क्या? सबसे पहला चीज जो जरूरत है वो है कि जो एज लेंथ है और जो रेडियस है उसमें रिलेशनशिप क्या है।
ये कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक लैटिस बनाते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं और फिर देखते हैं। ये है यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में जो एटम का अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये तीनों एटम, ये जो डायगोनली है, ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। तो तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये लेंथ है कितना 2r, और ये लेंथ कितना है, दिस इज r। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 2r एंड दिस इज r। तो हमारे पास रिलेशनशिप एज लेंथ के साथ क्या हो जाएगा कि ये है a, अगर ये एज लेंथ a है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। तो हम क्या बोल सकते हैं कि √2a इक्वल्स टू कितना 4r। तो यहां से एक हम निकाल सकते हैं, a इक्वल क्या हो जाएगा 4r/√2, यानी कि क्या हो जाएगा 2√2r। क्लियर। तो अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी हाउ मच, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। कितना वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, हमने टोटल इफेक्टिव नंबर हमने कैलकुलेट किया था 4 है, तो 4 × 4 पाया है। अब यहां पे a क्यूब, a जो है एज लेंथ है तो a क्यूब, और a का वैल्यू है हमारे पास कितना 2√2a, 2√2r। तो यहां पर हम क्या करते हैं, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2√2r का होल। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो आता है 74%। इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो FCC यूनिट सेल होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 74%। तो हमने देखा कि जो सिंपल क्यूबिक था उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52%, BCC के लिए हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आया था वो 68%, लेकिन जो हमारा FCC लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसके लिए जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू है वो 74% है, जो कि मैक्सिमम इन तीनों। तो हम कह सकते हैं कि जो FCC लैटिस होता है वो मोर क्लोजली पैक्ड होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा कि FCC लैटिस क्या होता है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे HCP लैटिस के लिए, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।